नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रणजीत कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, होतीलाल रामनाथ महाविद्यालय अमनौर, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा की यह एक अंगीभूत इकाई है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 140वीं जयंती के शुभ अवसर पर उनका बहुचर्चित उपन्यास कर्मभूमि लेकर प्रस्तुत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, 31 जुलाई 1880 ईस्वी में बनारस के समीप लम्ही नामक गांव में बाबू अजायब राय एवं आनंदी देवी के आंगन में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म होता है और 1936 ईस्वी में उचित दारू के अभाव में इनकी मृत्यु होती है। इस प्रकार महज 56 वर्ष की अल्पायु में हिंदी साहित्य, खासकर कथा साहित्य के विकास में जो इन्होंने अस्तुत्य भूमिका निभाई वह अद्वितीय है, अद्भुत है। इन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी जो मानसरोवर में 8 भागों में संकलित है। ईदगाह, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, सदगति, कफन, पूस की रात, ये सभी इनकी कालजयी कहानियां हैं। दर्जनों से अधिक इन्होंने उपन्यास लिखा। रंगभूमि, कर्मभूमि जिसकी चर्चा आगे की जाएगी, गबन, गोदान, ये सभी इनके कालजयी उपन्यास हैं। हजारों से अधिक निबंध, दर्जनों पत्र पत्रिकाओं का संपादन, कुल मिलाकर कहा जाए तो हिंदी साहित्य का जो विशाल वनस्थली है वहाँ प्रेमचंद रूपी माली ने कई पुष्प पुलकित लताओं का, कई कल्प महावृक्षों का और कई सुस्वादु फलों का पेड़ लगाया, जिससे हिंदी साहित्य का यह उपवन हरा भरा है। पश्चिम के देशों में जो स्थान चेखव, मैक्सिम गोर्की या लियो टॉल्स्टॉय को है, हिंदी साहित्य या पूरे भारत में वही आदर और सम्मान प्रेमचंद को प्राप्त है। यहाँ चूंकि कर्मभूमि उपन्यास परिचर्चा के मुख्य केंद्र में है, तो हम चाहेंगे कि कर्मभूमि से संबंधित जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होंगे और उसके समाधान को ध्यान में रखते हुए परिचर्चा प्रस्तुत की जाए। पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से कर्मभूमि का पठन पाठन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी तो है ही, साथ ही साथ कर्मभूमि के माध्यम से प्रेमचंद के समग्र जो साहित्यिक चिंतन प्रणाली है उसे भी समझने का एक कुंजी यहाँ पे मिलता है। दूसरे स्तर पर कर्मभूमि उपन्यास को पाठ्यक्रम से इतर जाकर भी पढ़ने का लाभ जो कहा जाएगा वो यह है कि 1932 से पहले तक के जो देश में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए तमाम गतिविधियां थी, जो आंदोलन थे, जो लगातार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो अंग्रेजों के विरुद्ध सत्य, अहिंसा और प्रेम की लड़ाइयां लड़ी जा रही थी, उस सिद्धांत को या कहें कि गांधीवादी जो दर्शन है उस दर्शन को कर्मभूमि के माध्यम से कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने साहित्यिक जामा पहनाया है। कर्मभूमि 1932 ईस्वी में प्रकाशित होती है और 1934 ईस्वी में मैदान ए अम्ल के नाम से यह उपन्यास पुनः उर्दू में प्रकाशित होता है।
1932 महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच, जिसे गांधी अम्बेडकर विवाद या पुणे पैक्ट भी कहा जाता है, यरबदा जेल में जिस तरह से दलितों के उद्धार के क्रम में और स्त्रियों के मुक्ति के क्रम में एक हस्ताक्षर किया गया, उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए भी 1932 जाना जाता है। तो कर्मभूमि उपन्यास में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 5 वर्षों तक की जो देश में सांस्कृतिक, राजनीतिक या धार्मिक या कृषि से जुड़े हुए या आर्थिक व्यवस्था से जुड़े हुए जो विभिन्न संगठनों के द्वारा या विभिन्न महापुरुषों के द्वारा जो आंदोलन किए गए, उन्हीं आंदोलनों को अपने कथा वस्तु का मुख्य प्रतिपाद्य इन्होंने बनाया। कर्मभूमि का जो कथ्य है उसमें किसान शोषण एवं लगान बंदी प्रमुख है। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो आंदोलन किए जा रहे थे वो प्रमुख है। स्वतंत्रता आंदोलन में जो महिलाओं की जो भूमिका है, उन भूमिकाओं को रेखांकित करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है, जिसे हम ब्रिटिश शिक्षा पद्धति कह सकते हैं, और भारतीय शिक्षा पद्धति की जो परंपरा थी, जिसे काफ़ी हद तक मैकाले ने अपनी उस शिक्षा की नीति के माध्यम से ध्वस्त किया, वो मैकाले की शिक्षा पद्धति में जो त्रुटियां हैं और जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति को वो खोखला बनाते जा रहे थे, उस पर भी इन्होंने बड़ा ही तीखा व्यंग के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त जो स्वच्छ भारत अभियान की जो परिकल्पना थी महात्मा गांधी की, सफाई अभियान जो उस समय गांधी के द्वारा चलाए जाते थे, उस आंदोलन को भी इन्होंने इस उपन्यास में स्थान दिया है। उसके बाद मादक द्रव्यों के निषेध से संबंधित भी जो आंदोलन चलाए जा रहे थे उस दौरान, उसे भी इन्होंने रेखांकित किया है। हाशिए पर के लोगों के लिए जो आवासीय व्यवस्था जो मुख्य मुद्दा है, जो हमारे देश की जो वंचित वर्ग के लोग हैं और उनकी मूलभूत जो जीवन की जो ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, आप कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने इस कर्मभूमि उपन्यास के माध्यम से उन बिंदुओं को भी उठाया है। और सबसे बड़ी बात, जो जनप्रतिनिधियों में जो परिवारवाद और वंशवाद है, अर्थात जो राजनेताओं में वंशवाद और परिवारवाद की जो झांकियां मिलती है, उन्हें भी इन्होंने इस उपन्यास के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ जो मजदूर और किसान हैं, उनका इस देश के आज़ादी में जो बहुत बड़ी भूमिका है, जो उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी है, उन कुर्बानियों को जो इतिहासकारों ने नज़रअंदाज किया है, कर्मभूमि उपन्यास के माध्यम से कलम के मजदूर, कलम के सिपाही, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने उन्हें भी स्थान दिया है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो कर्मभूमि उपन्यास देश के आज़ादी से जुड़े हुए तमाम जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं को एकत्रित करते हुए और उसे कहानी का ताना बाना देते हुए प्रेमचंद ने उसे सजीवता प्रदान की है। और यह उपन्यास इतना विशिष्ट हो चला है, राजनैतिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, साहित्यिक दृष्टिकोण से, तो इसमें जो इसके कला पक्ष या इसका जो शैली पक्ष है या इसका जो भाषा पक्ष है, वो है ही महत्वपूर्ण। साहित्य से इतर
भी जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण से यह उपन्यास अपने औपन्यासिक कसौटियों पर पूरी तरह से खरा उतरता है, पूरी तरह से सफल होता है। ध्यान रहे कि इसके पहले इन्होंने गबन नाम का उपन्यास लिखा और वो गबन उपन्यास ही कहीं न कहीं कर्मभूमि का जो ताना बाना है उसे पुनः प्रस्तुत करने पर बाधित करता है। तो कह सकते हैं कि गबन का ही यह एक दूसरा रूप है। जिस तरह से वहाँ जालपा के माध्यम से स्त्री चेतना की जो भूमिका है देश में, जिस तरह से उनके जो सामाजिक या आर्थिक या शैक्षिक जो उनमें वैचारिक परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को कर्मभूमि उपन्यास की जो सुखदा है उसमें इन्होंने दिखाया है। अर्थात गबन की जो जालपा है उस जालपा को इन्होंने कर्मभूमि के जो सुखदा, जो कर्मभूमि की प्रमुख नायिका है, उसके माध्यम से दिखाया है। कर्मभूमि के जो महत्वपूर्ण पात्र हैं, जो प्रमुख पात्र हैं, उनमें अमरकांत प्रमुख है। अमरकांत ही कर्मभूमि उपन्यास का महानायक है। उसमें महानायक होने के तमाम गुण मौजूद हैं। उसका चरित्र उदात्त है, वो एक धीरोदात्त नायक है। हालांकि जहाँ तहाँ वो उसके नायकत्व में छिजन सी भी देखने को मिलती है, किंतु अंत तक जाते जाते जो कर्मभूमि उपन्यास का प्रमुख नायक अमरकांत है, वो नायक होने का जो कसौटी है उसे पूरा करता है। प्रमुख नायिका सुखदा है, जो अमरकांत की पत्नी है। अमरकांत के पिता लाला समरकांत हैं। समरकांत एक सेठ हैं, सनाढ़ एक व्यापारी वर्ग से आने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। चूँकि बनारस के आसपास के जो गांव हैं वही गांव इस उपन्यास की पृष्ठभूमि में है। तो अमरकांत के पिता समरकांत, अमरकांत की पत्नी सुखदा, अमरकांत की बहन जो सौतेली बहन है नैना, अमरकांत की प्रेमिका सकीना, वो भी एक महत्वपूर्ण चरित्र पात्र के रूप में यहाँ पे उपस्थित हुई है। अमरकांत की सास रेणुका देवी अमरकांत के प्रोफेसर डॉक्टर शांति कुमार, उनका भी चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मजबूत चरित्र है। जिस तरह से विभिन्न आंदोलनों में वो भूमिका निभाते हैं, शिक्षा के प्रश्न पर, दलितों के मंदिर में प्रवेश के प्रश्न पर, महिलाओं के आज़ादी के प्रश्न पर, तो एक प्रोफेसर होकर के जो उन्होंने उस उपन्यास में अपनी भूमिका निभाई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी तरह से अमरकांत का जो प्रिय मित्र है सलीम, जो आप कह सकते हैं कि अमरकांत का वो बचपन का मित्र है, एक ही स्कूल में पढ़ने वाला। उपन्यास की जो शुरुआती जो प्रसंग है उसी में आप देखेंगे सलीम और अमरकांत की जो अटूट मित्रता है, वो मित्रता एक आदर्श प्रस्तुत करता है, धार्मिक सौहार्द का आदर्श प्रस्तुत करता है, जो महात्मा गांधी की हिंदू मुस्लिम जो एकता की जो एक उस समय संकल्पनाएं थी, उन संकल्पनाओं को, जो राम रहीम की जो संकल्पना है, उन संकल्पनाओं को प्रेमचंद ने सलीम और अमरकांत के रूप में चित्रित किया है। जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो बनारस
का जो मूल जो भाव है। तो सलीम भी एक मजबूत चरित्र के रूप में उपन्यास में आता है। वो आगे चलकर एक अधिकारी बनता है। उसी तरह से और भी कुछ पात्र ऐसे हैं जिनकी यहाँ पे चर्चा अपेक्षित है, खास करके मुन्नी, इसके साथ शुरुआती में ही कई अंग्रेज़ों के हत्या के आरोप हैं, क्योंकि उन अंग्रेज़ों ने उनके आबरू, मुन्नी के आबरू को के साथ खिलवाड़ किया था और इसके प्रतिवाद में, प्रतिरोध में उसने उन अंग्रेज़ों की हत्या कर दी थी। और पूरा जो नगर है वो इसे के पक्ष में आकर के आंदोलन करता है और अंततः कोर्ट को, जो खचाखच भरा हुआ कोर्ट है, उसे मुन्नी को बाइज्जत बरी करना पड़ता है और वो एक देवी के रूप में पूजनीय होती है। तो मुन्नी भी एक सशक्त महिला चरित्र के रूप में यहाँ पे उपस्थित होती है। आगे चल के वो मजदूरों, दलितों, आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए वो लड़ाई लड़ती है और उन्हीं के साथ जीवन व्यतीत करती है। उसी तरह से यहाँ पे आत्माराम एक जो सन्यासी हैं, उनका भी संक्षेप ही लेकिन बहुत ही मजबूत चरित्र के रूप में वो अवतरित हुए हैं। संभव हो कि अवध में उस दौरान किसानों के लिए जो बाबा रामचंद्र अपनी भूमिका निभा रहे थे, उन्हीं की भूमिकाओं को आत्माराम के रूप में प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में दिखाने की कोशिश की है। तो यह उपन्यास कई पात्रों के साथ, स्त्री चरित्र और पुरुष जो चरित्र हैं, उन चरित्रों के साथ इतनी मजबूती के साथ है अपने कथानक को आगे की ओर बढ़ाता है। उसमें जो संवाद शैली है, जो कथा तत्व हैं, उन कथा तत्वों के आधार पर वो बड़ा ही उत्कृष्ट और पाठकों को उपन्यास प्रारंभ से लेकर अंत तक जो विमोहित किए हुए रहता है। तो यह उपन्यास बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का है, बहुत ही उच्च कोटि का है। कहीं न कहीं इस उपन्यास में जो अमरकांत है, उसमें प्रेमचंद की खुद की जिंदगी भी शामिल है, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि प्रेमचंद के पिताजी भी 2 शादी करते हैं और प्रेमचंद का खुद अपनी बीमाता के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं होता है। उसी तरह से यहाँ भी जो अमरकांत है, उसका अपनी बीमाता के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं होता है। अमरकांत के पिता समरकांत भी 2 विवाह करते हैं। तो कुछ हद तक ये कहा जा सकता है कि जो कथा का नायक अमरकांत है, उस अमरकांत में प्रेमचंद का जो प्रारंभिक जीवन है, वो जीवन का ही कुछ न कुछ अंश उपलब्ध है। कथा संक्षेप में यहाँ पे इस प्रकार है कि सेठ अमरकांत और सेठ समरकांत जैसा कि पिता पुत्र हैं। तो समरकांत की 2 शादी होती है। पहली पत्नी की मृत्यु होती है और उसी से उनका जो पुत्र है अमरकांत, उसका जन्म होता है। और दूसरी शादी जब करते हैं तो उससे नैना का जन्म होता है। अफसोस कि उनकी दोनों पत्नियां स्वर्गलोक सिधारती हैं और उनका पूरा जीवन जो विधुर का जो जीवन होता है उसमें कटता है। पिता से अमरकांत का अच्छा व्यवहार नहीं है, वैचारिकी मतभेद है, मनभेद भी है और मतभेद भी है। पिता समरकांत व्यापार के पक्ष में है। वो चाहते हैं कि अमरकांत धीरे धीरे व्यवसाय में अपना हाथ बटाए, जबकि अमरकांत देश की जो उस समय गांधी से
प्रभावित होकर जो छोटे छोटे आंदोलन या बड़े स्तर के राष्ट्रीय आंदोलन चलाए जा रहे थे, उसमें वो शामिल होता है। कला से जुड़े हुए, संगीत से जुड़े हुए जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होता है। सलीम उसका साथी है। और शुरुआती दौर में जो बनारस का जो स्कूल है, उस स्कूल में जो फी, जो शुल्क, मनमानी शुल्क वसूली को लेकर जैसे मानो लगान वसूला जा रहा हो अंग्रेजों के द्वारा, उस पर बड़ा ही व्यंग है। कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से यह कलई खोलते हैं प्रेमचंद, और स्वाभाविक है कि वो एक शिक्षा इंस्पेक्टर के रूप में, अधिकारी के रूप में इन्होंने काम किया था, तो कहीं ना कहीं शिक्षा में जो विसंगतियां हैं, जो भ्रष्टाचार है, उनसे वो वाकिफ थे। और यही कारण है कि वो अपनी कृतियों में समय समय पर उसे वो प्रकट करते रहे। तो कथा में आगे वहाँ से बढ़ती है। पिताजी की इच्छाओं पर जब अमरकांत नहीं खरा उतरता है तो उसे बांधने के लिए एक सुंदर युवती सुखदा से अमरकांत का विवाह कर दिया जाता है। लेकिन वो सुखदा भी अपने मोह पास में अमरकांत को नहीं बांध पाती है, ठीक वैसे ही जैसे यशोधरा नहीं बांध पाती है। एक पुत्र भी होता है, लेकिन धीरे धीरे अमरकांत का जो झुकाव है वो पास की ही एक पठानिन है, और उसी पठानिन की बेटी सकीना से इसका लगाव बढ़ता है, क्योंकि सकीना का जो विचार है वो कहीं न कहीं अमरकांत को प्रभावित करता है। लेकिन लोक लाज और मर्यादा के भय से अंततः उन्हें वहाँ से, अमरकांत को वहाँ से उसके प्रेम प्रस्ताव को की स्वीकृति के बावजूद उसे छोड़ना पड़ता है और जाना पड़ता है। इधर सुखदा धीरे धीरे राजनीति के क्षेत्र में अपना हाथ बटाती है। पति के ही रास्ते पर वो चलना शुरू कर देती है, जबकि इसके पहले वो अपने नाम के अनुसार सुखदा, यानी कि सुख और वैभव में भी वो अपना जीवन व्यतीत करती है, क्योंकि वो भी एक रेणुका देवी की एकलौती पुत्री थी, और रेणुका देवी भी एक प्रतिष्ठित सेठानी के रूप में इस उपन्यास में वर्णित है, चित्रित है। आगे चलकर वो सुखदा का संघर्ष भारत में, जो देश की आज़ादी में जो महिलाओं का जो संघर्ष है उसमें बदल जाता है। वो आंदोलन करती है, वो मजदूरों और किसानों के हक और अधिकार के लिए आंदोलन करती है। वो उनके आवास के लिए जो नगर के बड़े बड़े सेठ उसके पक्ष में नहीं थे, उसके लिए आंदोलन करती है।